नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में सबसे पहले हम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की अकड़ को डिकोड करेंगे, जिन्होंने भारत को सैनिक हटाने वाली डेडलाइन दे दी है। लेकिन आज यह समझना जरूरी है कि बात सिर्फ चंद सैनिकों की है या इसके पीछे जिनपिंग का नया माइंड गेम है। फिर दिल्ली में फ्लाइट के अंदर फाइट वाली खबर देखेंगे। एक पैसेंजर ने फ्लाइट 10 घंटे लेट होने पर पायलट को मुक्का मार दिया, वो भी तब जब फ्लाइट में देरी की वजह खराब मौसम था। इसलिए आज यात्रीगण ध्यान दें, ये कितना बड़ा अपराध है और इस पर क्या सजा हो सकती है। इसके बाद राम मंदिर पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक सर्वे दिखाएंगे। मंदिर निर्माण पर देश का मुसलमान क्या सोचता है, कितने मुसलमान हैं जो राम मंदिर बनने से खुश हैं, कितने मुस्लिम हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। इस पर सत्ता की एक दिलचस्प कुंजी बस थोड़ी देर में आपके सामने खोलेंगे। फिर यह भी समझेंगे, अयोध्या जाने पर क्या कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन है। कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर सोनिया गांधी तक प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता अयोध्या पहुंच रहे हैं, सरयू स्नान कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। इस पर भी सत्ता की एक राजनीतिक कुंजी आपके लिए तैयार की है। लेकिन पहले कुछ बड़ी खबरें। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी डीप फेक के शिकार बन गए हैं। उनका एक वीडियो है जिसमें उन्हें गेमिंग ऐप को प्रमोट करते हुए दिखाया गया है और इसमें उनकी एआई द्वारा डब की गई आवाज का इस्तेमाल किया गया है। ये खुद सचिन ने बताया है कि वीडियो नकली है और इस तरह तकनीक का दुरुपयोग बिल्कुल गलत है। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आईएमएफ की चीफ ने भी एक चिंताजनक दावा किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिया का कहना है कि एआई की वजह से पूरी दुनिया में करीब 40% लोगों की नौकरी जाने का खतरा है। एक बड़ी खबर ठंड से जुड़ी हुई है, जो दिल्ली में हर रोज प्रचंड होती जा रही है, नए रिकॉर्ड बना रही है। आज दिल्ली में इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कोहरे के कारण दिल्ली में 168 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई, जबकि 84 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। सत्ता में आज सबसे पहले आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत विरोधी घुट्टी का जो असर है वो दिखा देते हैं, जिसका नशा इस वक्त मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। हमने 8 जनवरी को सत्ता में आपको दिखाया था कि कैसे मालदीव पर भारत के करारे जवाब के बाद मोहम्मद मोइज्जू अपने बॉस शी जिनपिंग से अगले आदेश की प्राप्ति के लिए चीन गए हैं। और अब जब 5 दिनों के बाद मोहम्मद मोइज्जू चीन से लौटकर मालदीव आए तो यह साफ नजर आया कि जिनपिंग ने दिन रात उन्हें एंटी इंडिया गुट्ठी के साथ ऐसी डोज दिए जिसे पीने के बाद मोइज्जू भारत को अकड़ दिखा रहे हैं, वो भी तब जब खुद मालदीव के लोग और मालदीव में विपक्ष के नेता मोइज्जू की आलोचना कर रहे हैं। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने भारत को एक डेडलाइन दी है। ये डेडलाइन उन भारतीय सैनिकों को हटाने की है जिन्हें भारत ने खुद मालदीव के आग्रह पर किसी दौर में वहां तैनात किया था। अब मोइज्जू ने चीन से लौटने के बाद तेवर दिखाते हुए यह कहा कि भारत को मालदीव के अंदर मौजूद अपने सैनिकों को हटा लेना चाहिए और इसके लिए उन्होंने 15 मार्च तक की समय सीमा तय कर दी है। लेकिन माना जा रहा है कि मोइज्जू के इन तेवरों के पीछे जिनपिंग का आशीर्वाद है, वरद हस्त है। सिर्फ इतना ही नहीं, मोइज्जू ने यहां तक कहा क्योंकि मालदीव एक छोटा देश है, सिर्फ इसलिए किसी को भी उसे धमकाने या आंख दिखाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। अपने इस बयान के साथ उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन क्योंकि मोइज्जू चीन से लौटे हैं और जिनपिंग की भारत विरोधी वशीकरण वाली कूटनीति के कब्जे में है, इसलिए माना जा रहा है कि उनका यह बयान भी भारत के लिए ही था। वैसे फिर भी यह पूरा मामला इतना साधारण नहीं है जितना लग रहा है, क्योंकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिन भारतीय सैनिकों को मोइज्जू मालदीव से हटाने के लिए भारत से कह रहे हैं, इतना माहौल बना रहे हैं, उनकी संख्या कोई 1000 10,000 नहीं है, बल्कि सिर्फ 88 है। बिल्कुल सही सुना आपने। जिन भारतीय सैनिकों के लेकर के मोइज्जू ने भारत को अकड़ दिखाई है वो 100 से भी कम है। इसलिए माना जा रहा है कि सैनिक सिर्फ बहाना है, बात कुछ और है। वैसे आपको बता दें कि मालदीव में भारत के 88 सैनिकों के लिए मोइज्जू ने इतनी हाय तौबा मचाई है, उन्हें भारत ने मालदीव के ही कहने पर वहां भेजा था। उस कहानी की भी बात करेंगे, लेकिन बता दें कि जो भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं वो वर्ष 2010 और 2013 में भारत की ओर से दिए गए 2 हेलीकॉप्टर और 2020 में दिए गए एक छोटे से एयरक्राफ्ट का रख रखाव करते हैं। इसके अलावा मालदीव की जनता की भी वो सेवा करते हैं, मेडिकल सहायता पहुंचाने का काम करते हैं, किसी मुश्किल परिस्थिति में रेस्क्यू के लिए भी मुस्तैद रहते हैं। अब मोइज्जू चाहते हैं कि भारत उन्हीं 88 सैनिकों को वापस बुला ले। वैसे इससे भले ही भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मोइज्जू को लगता है कि इसके जरिए वो अपने आका जिनपिंग को खुश करने में जरूर कामयाब हो जाएंगे।
may be small, but that doesn't give you the license to bully us. As I understand it, we only had a military presence there to service and operate the aircraft that we had provided them. If the Maldives doesn't want that, I think, no one wants to be an uninvited guest in anybody else's country. I think it's a loss for the Maldives. Politics is politics. So I cannot, guarantee that in every country, in every day, everybody will support us or agree with us. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को गंभीरता से देखने की जरूरत है। एक ईमानदार विश्लेषण करें कि नेबरहुड में जो अलग अलग देश हैं उनका रुख किधर है। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमने कथनी और करनी का फासला नहीं मिटाया। Though the politics may go up and down, the people of that country, the society generally has good feelings towards India and understands the importance of having good relations with India. मैं समझता हूँ कि मालदीव को बगैर भारत के मालदीव में प्रॉब्लम आ जाएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाएगी। बड़े मूल में भारतीय लोग वहाँ जाते हैं, टूरिज्म में जाते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स भी भारत के चल रहे हैं और भारत के समर्थन में वहाँ बहुत लोग हैं। वैसे आज जो लोग ये सुनकर प्रफुल्लित महसूस कर रहे होंगे कि एक छोटा सा देश भारत को तेवर दिखाने की हिम्मत कर रहा है, ऐसे सभी लोगों को हम एक जरूरी जानकारी भी दे देते हैं जो उनका एजेंडा डिरेल करने के काम आएगी। मोइज़ू मालदीव के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो चीन के प्रभाव में भारत विरोधी झंडा उठाकर के ही सत्ता में आए थे। जब वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार भी कर रहे थे तो वो इंडिया आउट के स्लोगन वाली टी शर्ट पहनते थे। यानी मोइज़ू घोषित तौर पर भारत विरोधी हैं और चीन के समर्थक हैं और इसी एजेंडे पर चलते हुए उन्हें मालदीव में राष्ट्रीय पद की कुर्सी हासिल हुई। मोहम्मद मोइज़ू ने भी अपने पिछले जो चीन नेताओं की राह पर चलते हुए चुनाव में इंडिया आउट का नारा दिया था, यानी कि जैसे पहले उनके चीन समर्थित नेता थे उसी तरीके का नारा उन्होंने भी दिया और उन्होंने उस दौरान ये साफ कह दिया था कि भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाना उनकी पहली प्राथमिकता है। यानी मोइज़ू जिनपिंग के एजेंट के तौर पर भारत विरोधी काम करेंगे, इसकी शपथ उन्होंने सत्ता हासिल करते ही ले ली थी। बस मालदीव विवाद से उन्हें अपना यह एजेंडा आगे बढ़ाने का मौका मिल गया है। वैसे आज मोइज़ू को हम ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि जिन भारतीय सैनिकों को लेकर वो इतनी अकड़ दिखा रहे हैं, उन्हीं भारतीय सैनिकों ने मिलकर कैसे एक वक्त में मालदीव की सत्ता को बचाया था और अगर इंडियन आर्मी ने ऐसा ना किया होता तो आज मालदीव उग्रवादियों के कब्जे में होता। ये कहानी है ऑपरेशन कैक्टस की, जब वर्ष 1988 में एलटीटी से अलग हुए एक उग्रवादी समूह के सैनिकों ने मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश की थी। वर्ष 1988 के नवंबर महीने में उग्रवादी समुद्र के रास्ते मालदीव पहुंचे और मालदीव के कई बड़े ठिकानों पर कब्जा कर लिया। विद्रोही संगठन मालदीव में अपना एक बेस बनाना चाहते थे। तब 3 नवंबर 1988 को मालदीव की मामून अब्दुल गयूम की सरकार ने भारत से सुरक्षा देने की प्रार्थना की। इसके बाद भारत की सेना को मालदीव में तख्तापलट को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई और इसी ऑपरेशन को तब ऑपरेशन कैक्टस का नाम दिया गया था। जब भारतीय वायुसेना के विमानों ने 3 नवंबर 1988 को रात 9 बजे के करीब मालदीव के हुलहुले द्वीप पर लैंडिंग की, मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और इसी ऑपरेशन की वजह से उग्रवादी अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर हो गए। यानी अगर ये भारतीय सैनिक ना होते तो शायद आज मालदीव की ऐसी तस्वीर ना होती। और ना ही मोइज़ू इस स्थिति में होते कि वो भारत को ऐसे तेवर दिखा पाते। लेकिन आज मोइज़ू के लिए सत्ता में एक और चेतावनी है और वो चेतावनी है चीन को लेकर। जिस जिनपिंग के दम पर वो आज भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, उस चीन की गोद में बैठने का हश्र क्या होता है, ये आज मोइज़ू को जरूर देखना चाहिए। मोइज़ू भी अब जिनपिंग के मनी ट्रैप में फंस गए हैं, जिनकी एक सूत्रीय योजना है, पहले भर भर कर कर्ज दो, फिर उसी देश की सत्ता को अपना गुलाम बना लो।
अपने इशारों पर नचाओ, मनचाहे एजेंडे चलाओ, भारत विरोधी काम कराओ और साजिशों के लिए जमीन का इस्तेमाल करो, जैसा चीन इस वक्त मालदीव वाले मामले में कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन का चरण चुंबक बनना किसी भी देश के लिए कितना खतरनाक साबित हुआ है, इस पर अगर मोइज़ू थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, जो शायद भारत के खिलाफ इस तरीके की बातें वो तब ना करते। वो चाहें तो श्रीलंका का सैंपल ले सकते हैं, जिस पर एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का 40,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, और इसका नतीजा यह है कि श्रीलंका में कभी भी दाने दाने के लिए दंगे हो जाते हैं। आर्थिक संकट है, विद्रोह की स्थिति है और राजनीतिक अस्थिरता है। वो चाहें तो पाकिस्तान के पुराने पूर्व प्रधानमंत्री या मौजूदा पार्ट टाइम पीएम को भी फोनो फ्रेंड कर सकते हैं, जिस पर चीन का करीब 13,000 करोड़ का कर्ज है। लेकिन हालत यह हो गई है कि आज पाकिस्तान में आटा, तेल और बिजली के लिए मारामारी मची हुई है। कर्ज का ब्याज देने के लिए पाकिस्तान को नया कर्ज लेने की नौबत आ गई है और उसका विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता जा रहा है। वैसे कर्ज देने के लिए अफ्रीकी देश हमेशा चीन की पहली पसंद रहे हैं, जिन पर करीब चीन का 13,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके बदले में मन मुताबिक चीन किसी देश की जमीन का इस्तेमाल करता है और उसके बंदरगाहों से लेकर खनिज भंडार तक कब्जा कर लेता है। और खुद मोइज़ू भी इसके शिकार बनते जा रहे हैं, जिनके मालदीव पर करीब 25,000 करोड़ का कर्ज है। इसी के बदले में अब जिनपिंग मोइज़ू को अपने हुक्म का गुलाम बना रहे हैं और भारत विरोधी फैसलों के लिए मजबूर कर रहे हैं।